वेलकम टू गाइड फॉर मैथ्स। और आज हम देख रहे हैं स्टडी प्लान फॉर क्लास 10 मैथमेटिक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब एग्ज़ाम में एटमोस्ट 2 मंथ ही बाकी है, तो मैं यह प्लान बना रहा हूँ कंसिडरिंग 70 to 80 डेज़ बाकी है हमारी एग्ज़ाम के लिए। बिकॉज आज डेट है 14 दिसंबर, तो मुझे यहाँ तक लगता है कि एग्ज़ाम मार्च में 10-1 मार्च के आसपास स्टार्ट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं जो स्टडी प्लान बना रहा हूँ वो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। ओके, जो पहली कैटेगरी स्टूडेंट्स है उन्होंने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो उन लोगों को अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला शीट मेंटेन करना चाहिए और यू शुड रिवाइज फार्मूला बिफोर स्लीपिंग एट नाइट, जिससे कि आपको फार्मूलाज याद रहें। ओके, देन आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आप एक काम कीजिए, आर डी शर्मा को उठाइए, जो बुक हमारी है आर डी शर्मा की 10th क्लास की, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। प्रैक्टिस मोर फ्रॉम आर डी शर्मा। ओके, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। और आप लोगों को मैथ्स में इतना अब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, वीक में 2 दिन मैथ्स पढ़िए और बाकी दिन दूसरे सब्जेक्ट से उनको अलॉट कीजिए। बिकॉज हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है 10th में कि जो हमारे लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं लाइक इंग्लिश और हिंदी, इसमें हमारे मार्क्स कम आते हैं। मेरे भी कम आए थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उसमें प्रॉब्लम आती है, उससे आपका ओवरऑल परसेंटेज गिर जाएगा। तो एक काम कीजिए, आप बाकी सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए और इसको वीक में 1 या 2 बार मैथ्स पढ़िए। आप संडे को पढ़िए मैथ्स, बाकी 6 दिन आप अपने बाकी सब्जेक्ट को डिवोट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया रिवीजन, और मेरे हिसाब से ऑन संडेज। ये करने के बाद आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको देखना चाहिए, बिकॉज आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो आप एक काम कीजिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि आप कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं और उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए। तो लास्ट पॉइंट है अपना सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये वो लोगों के लिए है प्लान जिन लोगों ने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया, कैटेगरी 1। नाउ कैटेगरी 2 में वो स्टूडेंट है जिनका 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट है। ओके, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन ये लगेगा, सर हम लोग हमारा सिलेबस कंप्लीट करें या नहीं। तो आपको अब आप देखिए कि अब अभी भी हमारे 70 डेज बाकी है, तो सिलेबस आपको कंप्लीट करना चाहिए। बिकॉज अगर हमारे टोटल सब्जेक्ट कितने, टोटल चैप्टर से 15, और अगर 70 to 80% सिलेबस हो गया है, तो आपके शायद मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 चैप्टर्स बचे हैं जो कि अभी कंप्लीट करना बाकी है। और 70 डेज़ में 3 चैप्टर आप आराम से कर सकते हैं। एक चैप्टर के लिए 5 दिन डिवोट कीजिए, तो 3 × 5 15 डेज़ में आपका सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। देन ये होने के बाद आप पूरा जो मैंने इन लोगों के लिए प्लान बताया है वो उसको आप फॉलो कीजिए। क्या करना है आप लोगों को, वही फार्मूला शीट मेंटेन करना है और फार्मूला रिवाइज करना, रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज आपका भी अब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 15, तो अब आपके पास कितने दिन बचेंगे, 70 - 15 डेट इज़ 55 डेज आपके पास भी है अभी। तो उसमें आप आराम से प्रैक्टिस और कर सकते हैं। इन लोगों को मैंने रिवीजन के लिए 1 दिन दिया है, आप 2 दिन का यूज़ कीजिए। ओके, तो आप भी एग्ज़ाम में 100 मार्क्स के लिए compete कर पाएंगे। ओके, तो आपको फार्मूला मेंटेन करना है, फार्मूला शीट मेंटेन करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना, और पुराने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लीजिए। ये मैंने बताया कैटेगरी 2 के लिए। नाउ कैटेगरी 3 में वो स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया या फिर थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा,
तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं उनका 30 to 40% सिलेबस कंप्लीट है। ओके, तो अब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोग एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकते, बिल्कुल पास हो सकते हैं, बिकॉज इन्हीं यही वो कैटेगरी है जहाँ पे विनर्स निकलते हैं। क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम में टॉप करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर आप लोग एग्ज़ाम में टॉप करते हैं, लाइक आपको 100 में से 90 के ऊपर मार्क्स आते हैं, तो बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए। तो ये रेगुलर चीज़ होगी, तो इनकी कोई इतनी तारीफ़ नहीं करेगा, बट आपकी तारीफ़ करेगा। अगर आपकी फैकल्टीज़ आपसे पूछेंगे कि आपको इतने अच्छे मार्क्स कैसे हो गए, तो आपको खुशी होगी, वो एक अलग ही होगी। तो आपको मेहनत करनी होगी। नाउ सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूलाज, बिकॉज फार्मूला याद होना चाहिए आपको। अगर कोई सा चैप्टर मिस कर गए, आप नहीं पढ़ते हो, उसके फार्मूला याद कर लिया आपने, और अगर एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग उसको डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। ओके, ये हो गया। अब सर हमें पता नहीं है कि हम कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करें, बिकॉज 70 डेज़ में हम चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे सभी, और रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे बराबर, और उस कारण से हमारे दूसरे सब्जेक्ट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए स्पेशली कैटेगरी 3 के स्टूडेंट के लिए बताता हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए जो कि इजी टू लर्न होंगे और आप विद इन टाइम कर पाएंगे। आपको सभी चैप्टर्स अगर नहीं करना मत कीजिए, बट एटलीस्ट इतना कीजिए कि आप लोग फेल ना हो। ओके, तो हम वो देखते हैं अब। तो मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स नोट डाउन किए जो उन लोगों को करना चाहिए जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, और जिनका भी ऐसा लग रहा है उन लोगों की हम फेल हो सकते हैं एग्ज़ाम में। तो उनके लिए ये जो 10 चैप्टर्स है वो मोर देन सफिशिएंट है। इतना करके आप आराम से एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। ओके, पहला चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इट इज़ चैप्टर नंबर 5। ओके, इस चैप्टर में 2 फार्मूलाज है और उस 2 फार्मूला पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। एक फार्मूला है nth टर्म निकालने का, और एक और फार्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। तो आपको क्या पढ़ना है इसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म कैसे निकालते हैं, और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे निकालते हैं। 3 फार्मूला है, तो 3 फार्मूला के लिए मैक्सिमम आपको कितने दिन लगने चाहिए। मेरे हिसाब से मैक्सिमम अगर आप बिल्कुल ही टाइम पास करते हो पढ़ेंगे तो भी 3 डेज में हो जाएगा। एक दिन में आपने समझ लिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, दूसरे दिन में आपने समझा कि जो TN वाला फॉर्मूला उसको कैसे अप्लाई करते हैं, और थर्ड डे पे आपने समझ लिया कि जो सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला है उसके लिए उसकी प्रैक्टिस 3 दिन में आप आराम से कर लेंगे। ये हो गया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पे आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। 10th में तो प्रोबेबिलिटी इजी होती है, और क्वेश्चन भी जो होते हैं वो स्पेसिफिक ही आते हैं। लाइक एक कॉइन दे दिया और पूछ लिया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या एक डाई रोल कर दिया और उसमें पूछ लिया कि नंबर 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या कार्ड वाला क्वेश्चन, या एक बैग में बॉल है 3 टाइप की और पूछ लिया कि कौन सी बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस टाइप से। ओके, तो ये हमने प्रोबेबिलिटी देखा। तो अगर आपको ये करना है, अगर प्रैक्टिस वगैरह पूरी करनी, तो 2 डेज़ यहाँ पे आपको पर डे 3 आवर्स लगेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है इसमें, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रैक्टिस करना होगी। यहाँ पे 2 डेज़, और मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको मैक्सिमम 2 आवर्स पर डे देने की ज़रूरत है। नाउ रियल नंबर में एक टॉपिक तो है इरेशनल नंबर क्या होता है, कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल फॉर्म। 2-3 टॉपिक, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स, एंड इट कैन बी डन इन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 डेज़, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। इरेशनल नंबर क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। देन हाउ टू कन्वर्ट, मतलब 9th में जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन और थोड़ा सा एक टॉपिक ऐड किया इन लोगों ने। ओके, तो इसको भी आप अगर पढ़ना चाहे तो 2 आवर्स पर डे करके ख़त्म कर सकते हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन हम सबसे आखिरी में देखेंगे। मैं इसलिए कंस्ट्रक्शन आखिरी में पढ़ने का प्रीफर करता हूँ बिकॉज यहाँ पे स्टेप्स हम भूल जाते हैं, तो इसको मैं बोलता हूँ कि आप एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ें।
एग्ज़ाम टाइम पे क्यों सर? अगर हम अभी पढ़ ले तो क्या प्रॉब्लम है? अभी आप पढ़ लोगे और एग्ज़ाम टाइम पे फिर से आपको स्टेप्स पढ़ना पड़ेगी वापस से 2-4 बार। लाइक अगर कंस्ट्रक्शन में जो भी दिया है, क्या कंस्ट्रक्शन का दिया है सिलेबस में, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल, अब ये इसको बनाने की आप स्टेप्स भूल गए तो आपका नुकसान हो जाएगा, फिर से आपको दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि हम एग्ज़ाम टाइम पे ही पढ़े। तो ये आप पढ़िए एग्ज़ाम के टाइम में, मतलब एग्ज़ाम आपकी हिंदी की आज एग्ज़ाम में 3 दिन बाद मैथ्स का पेपर है, तो जो बीच में हॉलीडे आ रही है उसमें आप कंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। ये हो गया। नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है सर? इसके अंदर पहले तो टॉपिक एक कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसको समझने के लिए आपको मैक्सिमम 1 आवर लगेगा, वो हो गया। उसके बाद क्या क्या है, फिर जो लीनियर इक्वेशंस दी है उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालने के लिए 4 मेथड है, वो सीखना होता है। एक मेथड को सीखने के लिए 1 दिन मान लो, 4 मेथड के लिए 4 दिन हो गए। 4 मेथड कौन कौन सी है मैं यहाँ लिख देता हूँ। ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो ये लास्ट वाली मेथड है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि यहाँ पे इसको अप्लाई करने में कन्फ्यूजन हो जाता है, प्लस माइनस की साइन की मिस्टेक होती। तो इसको आप पढ़े तो ध्यान से पढ़िए, और मैं तो बोलूँगा कि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, बिकॉज जो ग्राफिकल मेथड है उसमें पूरा 1 डे लगेगा नहीं। तो जो यहाँ पे जो टाइम बचेगा उसको आप इस वाले मेथड में यूटिलाइज़ कीजिए, या फिर हम ले लेते हैं कि इसको पूरा 5 डेज करते हैं। बोले सर आपने यहाँ पे ये तो बता दिया, बट उसमें एक और टॉपिक है, हमने सिलेबस में देखा कि वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं। ओके, तो अब आप अभी इस कंडीशन में है कि आप वर्ड प्रॉब्लम भी कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो आपको इसको ही सीखने में 5 दिन लग रहे हैं और वर्ड प्रॉब्लम भी सीखना चाहते हैं, तो अगेन 3 से 4 दिन वेस्ट होंगे। तो अभी आप वर्ड प्रॉब्लम मत कीजिए, अभी ये 4 टाइप के मेथड सीख लीजिए। अगर आखिरी में हम ये सब चैप्टर करते हैं उसके बाद टाइम बचता है तो हम वो सीख लेंगे। ओके, नाउ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में 2 टॉपिक है। पहला टॉपिक पॉलिनोमियल होता क्या है ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है ना, और आखिरी है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, और 4th टॉपिक है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। 4 टॉपिक बोल सकते हैं सब, 4 टॉपिक है। पॉलिनोमियल सीखने में कितना टाइम लगेगा? क्या होता है पॉलिनोमियल, उसकी डेफिनेशन पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा मैक्सिमम, ऐसा लगता नहीं है, 15 मिनट ही लगेंगे। ओके, तो ये हो गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। प्रैक्टिस करके भी आप पूरा 1 डे मान लीजिए, है ना। फिर बचा क्या? डिवीज़न। डिवीज़न में क्या है, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वो भी अगर आप 15 से 20 मिनट का एक वीडियो देखेंगे उसमें आप सीख जाएंगे, और 1 दिन पूरी प्रैक्टिस का मान लीजिए। तो पॉलिनोमियल वैसे 3 दिन होना चाहिए, अपन थोड़ा सा एल्जेब्रिक में है तो प्लस माइनस की या मल्टीप्लाई डिवाइड की मिस्टेक हो, तो अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए हम इसको भी 4 डे दे देते हैं। टोटल इसको अपन 4 डेज दे रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले हमें सीखना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। वो सीखने के बाद यहाँ पे भी जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं उसके 3 मेथड्स है, और एक 4th टॉपिक है जो कि है नेचर ऑफ रूट्स। जो भी हमने रूट्स निकाले उन रूट्स का नेचर क्या होगा वो देखने के लिए ये। तो एक यहाँ पे भी आप 4 डे मानिए, 5 कर दीजिए, बिकॉज जो एक सेकंड मेथड है फाइंडिंग आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती है। और अगर एग्ज़ाम में आपको उस मेथड से सॉल्व करने के लिए नहीं बोले तो आप उससे मत कीजिए, आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कीजिए या क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ कीजिए और उससे सॉल्व करना। ये हो गया। नाउ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में मैं यहाँ पे देखता हूँ कौन कौन सा टॉपिक से। ओके, यहाँ पे बताया गया है कि 3 से 4 टॉपिक है। मीन ऑफ ग्रुप डेटा, मोड ऑफ ग्रुप डेटा, मीडियन। ओके, मीन, मीडियन और मोड, 3 चीज़ पढ़नी, और एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा। इसके भी आप 4 डेज मानिए, 4 टॉपिक है, 4 डेज, क्योंकि मीन मीडियन मोड निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और ग्राफ का थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार ग्राफ बना के देखना पड़ेगा। नाउ जो आखिरी के जो 2 चैप्टर्स है वो चैप्टर्स मतलब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का अभी तक का हमारी 9th क्लास तक का
कोई उससे लेना देना है नहीं, तो आप इसको अगर बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बिकॉज हमें पुराना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। इसमें कौन कौन से टॉपिक है सर? तो इसमें टॉपिक्स कुछ इस प्रकार है। पहले आता है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ओके, मैं इसका यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सॉरी। नाउ उसके बाद है वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और अगला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में? क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, आपको एक ट्राइंगल दे दिया गया है, दो साइड्स दे दी गई है और पूछा गया साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, या फिर आपको दो साइड दे दी है, तीसरी साइड नहीं दी है, तो आपको शायद पाइथागोरस फार्मूला लगा के तीसरा साइड निकाल के फिर साइन थीटा कॉस थीटा जितने भी 6 थीटा से हमारे पास उनकी वैल्यूज़ लिखनी पड़ेगी। तो पहला सेट ऑफ क्वेश्चन ये आ सकता है। दूसरा क्या है, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे आपको जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, टेन 30, कोट 45, जो भी वो सब याद रखने होते हैं। तो आप उसको याद मत रखिए, आप टेबल बनाना सीख लीजिए, जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड करके रखा हुआ है, तो वहाँ से आप ये सीख सकते हैं। और इसमें से हमने कौन कौन से चैप्टर ऑलरेडी अपलोड करके रखे मैं वो टिक कर देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री हमने कवर कर लिया है, क्वाड्रेटिक कर लिया है, पॉलिनोमियल कर लिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कर लिया है, प्रोबेबिलिटी हम अपलोड अभी करने वाले हैं थोड़ी देर में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी हो गया है। तो ऑलमोस्ट हमने इतने चैप्टर तो कवर कर ही दिए हैं, बाकी रियल नंबर भी हम कर लेंगे, बाकी भी हम कंप्लीट कर देंगे एग्ज़ाम के पहले। तो जब तक आप इतने सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे उस विद इन डेट टाइम हम बाकी के वीडियोस भी अपलोड कर पाएंगे। तो मैं कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, यहाँ पे आपको 3 आइडेंटिटी दी गई है, वो याद रखना और उसकी हेल्प से प्रूव करने का क्वेश्चन आता है कि लाइक ऐसा दे दिया आपको, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, प्रूव करो। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये तो मैंने इजी वाला पिक किया है, दिमाग में मेरे आ नहीं रहा था, तो इस टाइप के प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस में टाइम लगेगा। तो पहले हम काउंट करते हैं कि हमारे पास 70 डेज थे और हमने कितने दिन का यूज़ कर लिया है, फिर हम इसको देखते हैं कि बाकी के 2 चैप्टर्स को कितना दिन देंगे। तो लेट मी काउंट 3, 5, 7, 7 and 5 12, 12 4 16, 16 and 5 21, 21 and 4 25। अभी हमने 25 दिन का यूटिलाइज़ किया है। तो 70 में से 25 गए तो बचे 45 डेज हमारे पास अभी भी है। ट्रिग्नोमेट्री को आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, आप पूरा 1 वीक दे दीजिए, 1 वीक मतलब 7 डेज, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। बचा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस लगेगी, तो इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करने के लिए 10 दिन दीजिए। तो ये मेरे हिसाब से एक प्रॉपर स्टडी प्लान है क्लास 10 के लिए। अब अभी कितने दिन और बचेंगे हमारे पास? 17 अगर माइनस करते हैं इसमें से, तो अभी भी 28 डेज बाकी है। तो इनमें अगर आप चाहें तो जो बचे हुए 5 चैप्टर्स है, चैप्टर कौन कौन से हैं? ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स और एरिया रिलेटेड सर्कल, ये 5 चैप्टर्स बाकी है। और ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर अगर हो जाता तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर भी उसके साथ में हम कर सकते हैं। तो अभी हमारे टाइम बाकी है 28 डेज में। 5 चैप्टर्स तो आप नहीं करने की सोचेंगे, तो एटलीस्ट 2 या 3 चैप्टर कर लीजिए। तो 28 में अपन मान लेते हैं 2 चैप्टर कर लेते हैं, तो टोटल हम एग्ज़ाम में जा रहे हैं 12 चैप्टर करके। तो अभी आप थोड़ी देर पहले आपका सिलेबस 30% था। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मैथ्स स्टार्ट भी नहीं किया था, वो लोग सीधा उठ के कैटेगरी 2 में आ गए, बिकॉज 12 चैप्टर अगर आपने किए तो कितना % सिलेबस आपका हो गया है। आपका सिलेबस हो गया 80%, और 80% सिलेबस बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं था। और अब आप अगर ये पढ़ते जा रहे हैं तो साथ में ही
हर एक चैप्टर का फॉर्मूला आपके साथ में आप एक कॉपी में लिखते जाइए। जिन क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है वो भी उसी क्वेश्चन को आप फॉर्मूला वाली कॉपी में ही मेंटेन करके चलिए। बिकॉज अगर एट द एंड अगर आप रिवीजन करेंगे या वीकली संडे को रिवाइज कर रहे हैं आप लोग, तो उस क्वेश्चन को अलग से एक बार सॉल्व करके देंगे कि कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा था, उनको लिखते चलिए। लाइक अगर मैं ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे अब सब आ रहा है, कर रहा हूँ मैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मेरे को मल्टीप्लाई प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में। प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं हर बार प्लस माइनस की मिस्टेक कर देता हूँ। तो मैं उस मिस्टेक को लिख लूँ वहाँ पे कि मुझे इस चैप्टर में ये मिस्टेक आ रही है, तो अगली बार अगर मैं पढ़ूँ रिवाइज़ करूँ तो मैं ध्यान रखूँ कि मैं ये मिस्टेक कम करूँ। ख़त्म तो कर ही नहीं सकते इतनी ईजीली, तो मिस्टेक्स कम करने की कोशिश कीजिए। और अब आपको जैसा कि 28 डेज़ बचा है, और अगर आपने ऐसा सोचा है कि मैं बाकी के 2 चैप्टर्स नहीं करता हूँ, तो मत कीजिए। आप एक काम कीजिए फिर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। और इसमें आपको जो चैप्टर्स कंप्लीट किए उनको भी सॉल्व करना है, और जो बाकी के आप छोड़ने वाले थे उसके पुराने क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लीजिए। बिकॉज अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो एटलीस्ट आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर ही पाएंगे। ये हो गया। अब आपका मैथ्स का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, आपको पता होगा कि 80 मार्क्स का आता है। अब इसमें अभी CBSE ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंक्लूड करने लगे, मतलब 1 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं, 2 मार्क्स के, 3 मार्क के, 4 मार्क। 1 मार्क के शायद 16 क्वेश्चन आते हैं, मुझे ध्यान नहीं है, मैं ध्यान रख डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा कितना जो पैटर्न है वो। ओके, नाउ एक चीज़ और अभी CBSE ने स्टार्ट की है, वो ये है कि आप अगर मैथ्स में वीक है या 10th के बाद मैथ्स कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, आप बेसिक मैथ्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इससे आपका पेपर मैथ्स का एग्ज़ाम में इजी आएगा। तो आपके लिए एक अलग से पेपर बनाया जाएगा CBSE द्वारा, जो कि इजी आएगा। तो अगर आपका ऐसा प्लान है कि आप मैथ्स नहीं लेना चाहते हैं, तो आप बेसिक मैथ्स के लिए ऑप्ट कीजिए, क्योंकि आप क्यों फालतू में मेहनत करें। डेट्स इट, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। यह मेरे हिसाब से एक प्रॉपर स्टडी प्लान होगा जिससे आपकी प्रिपरेशन बूस्ट होगी। थैंक यू वेरी मच। लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।